दोस्तों, बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग होने जा रही है। सुबह सुबह से वोटिंग शुरू हो जाएगी। दूसरा चरण किसकी तरफ जा रहा है, क्योंकि कल की वोटिंग ये बता देगी कि बंगाल कौन जीत रहा है, बंगाल का भविष्य किसके हाथों में है और बंगाल किसकी तरफ जा रहा है। भरत जी, प्रज्ञा जी, बंगाल का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो चला है और अभी तक ये लग रहा था कि बंगाल के चुनाव में एक तरफा जीत होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बंगाल के भीतर अब, क्योंकि पिछली बार का मैं आऊँगा कि आपके उस मूल सवाल पर कि बंगाल कौन जीत रहा है, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि पिछली बार भाजपा और ममता बनर्जी के बीच में जो जीत का अंतर था वो 10% का था। पिछली बार ममता बनर्जी को 48% वोट बंगाल के भीतर मिला और भाजपा को मिला 38% वोट। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार ठीक गेन किया, ये कहने में कोई बुराई नहीं है कि 77 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंची, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में कुछ है नहीं। अगर आप मुझसे एक शब्द में पूछेंगी तो बंगाल का चुनाव सिर्फ डबल एम पर हो रहा है। डबल एम का मतलब है मुसलमान और महिला। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के दम पर चुनाव लड़ रही है और टीएमसी ममता बनर्जी के दम पर चुनाव लड़ रही है। यहां से लोकल कैंडिडेट्स का जो दम, असर, प्रतिनिधित्व वो सब गायब है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई लोकल लीडरशिप नहीं है। यहां पर ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ती हैं। उनके पास वहां का माटी मानुष वाला जो मुद्दा है, माँ माटी मानुष का जो मुद्दा है वो उनके पास है। लोकल कनेक्ट ममता बनर्जी के पास आज की तारीख में है। महिलाओं को जो उनके अकाउंट में 1500 रुपए दे रही हैं और भी तमाम तरीके की महिलाओं के लिए जो योजनाएं चला रही हैं, उसका असर ममता बनर्जी के फेवर में जाता हुआ दिखलाई देता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा चुनाव, पूरा चुनाव अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ महिला वोटरों को साधने के उससे लड़ा है। चाहे 2 साल पहले से आप देख लीजिए, 3 साल पहले से भारतीय जनता पार्टी ने यही शुरुआत की थी कि भाई संदेश खाली में क्या हुआ, महिलाओं के साथ अत्याचार, फिर वो हॉस्पिटल में जो महिला के साथ हुआ, इन सब मुद्दों को, इन महिलाओं वाले मुद्दे को ही भारतीय जनता पार्टी ने भुनाया, क्योंकि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई स्कोप है नहीं आज की तारीख में, क्योंकि ममता बनर्जी की राजनीति और इससे पहले की लेफ्ट की राजनीति, बंगाल का जो सोचने का तरीका है वो राइट विंगर नहीं है उतना, जितना उत्तर प्रदेश, जितना उत्तर प्रदेश, पंजाब या हरियाणा, राजस्थान, एमपी, इस बेल्ट में जो है वो वाला थिंकिंग बंगाल की नहीं है। चाहे आप लेफ्ट का शासन 37 साल तक रहा बंगाल के भीतर, ममता बनर्जी का अब 15 साल का शासन पूरा होने को आया है, तो ममता बनर्जी ने लेफ्ट को हटाया बंगाल से और अब ममता बनर्जी वहां पर स्थापित हैं। राइट विंगर आइडियोलॉजी के लिए बहुत बड़ा स्कोप मुझे वहां दिखाई नहीं देता। पहली बात, 10% का मार्जिन है। अगर आप मानकर चलिए दोनों की जीत का, पिछली बार का 2021 का, ममता बनर्जी 48% और बीजेपी 38%, 10% की जीत का मार्जिन है। अब अगर आप यहां पर चलिए 77 सीटें भाजपा की और 224 के आसपास जो है ममता बनर्जी, तो अगर आप अब ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को अपने पक्ष में करने के लिए उसने 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया, ये जानते हुए भी कि ये पास नहीं होगा, गिर जाएगा। विशेष सत्र बुलाने के बाद फिर नौटंकी की, पूरे देश में बताया कि महिलाओं के विरोधी हैं ये सब महिलाओं, तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि डबल एम में मुस्लिम इंटैक्ट हैं पूरी तरीके से ममता बनर्जी के साथ, और एम महिला फैक्टर में भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। जो चाय बागान वाला इलाका, जो तो पहले चरण वाला जो इलाका है, उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी गेन करने की उम्मीदें हैं। दूसरे चरण में तो बिल्कुल भी नहीं है जिसकी आप चर्चा कर रही हैं। दूसरे चरण में जहां चुनाव होने हैं, कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मालदा, नदिया, हावड़ा, हुगली, मुर्शिदाबाद, इन जिलों में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत स्कोप नहीं है। और इन जिलों में भारतीय जनता पार्टी जनता से ज़्यादा जुगाड़ पर भरोसा कर रही है दूसरे चरण के भीतर, और इसीलिए आपको अजय पाल शर्मा जैसे वीडियोस में बताऊंगा आपको आगे क्या हो रहा है। अजय पाल शर्मा जैसे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, और इसीलिए आपको अखबारों में जब ये होता है कि कोई भी ऐड नहीं दे सकता, कोई विज्ञापन नहीं दे सकता है, तब भारतीय जनता पार्टी ने विज्ञापन दिए। देखिए अजय पाल शर्मा क्या कर रहे हैं, यहाँ धमका रहे हैं परिवार वालों को, कैंडिडेट्स के परिवार वालों को धमका रहे हैं। सुनाइए दर्शकों को, ये अजय पाल शर्मा है,
उत्तर प्रदेश के आईपीएस हैं और वहाँ पर गए हैं पर्यवेक्षक बन करके कि चुनाव आयोग की तरफ से कि ऑब्जर्वर बनकर, पर्यवेक्षक बनकर कि वहाँ कोई दंगा फसाद या इस तरीके की पोल पर मैनेजमेंट, इस तरीके की सारी चीज़ें देखने के लिए। लेकिन कर क्या रहे हैं, ये काम ऑब्जर्वर का नहीं है, जो काम ये करते हुए दिखलाई दे रहे हैं। देखिए फिर उसकी खबर फिर अच्छे चलेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। इस तरह की धमकी फालता से उम्मीदवार जहांगीर खान को खुले तौर पर धमकाते हुए कि अच्छे से खबर लेंगे, रोना पछताना मत, ये एक ऑफिसर की धमकी, ये एक ऑफिसर का एटीट्यूड नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग क्या इस तरीके की भाषा का उपयोग प्रज्ञा जी इन एड्स के ऊपर कर सकता है? क्या चुनाव आयोग के भीतर हिम्मत है? दिखलाइए। ये वो एड्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने आज दिए हैं प्रज्ञा जी, द टेलीग्राफ में और दूसरा आनंद बाजार पत्रिका अखबार में। इसके अंदर दिए हैं 2 विज्ञापन, और इन विज्ञापनों में ये क्या कह रहे हैं प्रज्ञा जी? नियम ये कहता है कि आप वोट नहीं मांग सकते हैं। 48 घंटे पहले जब प्रचार बंद हो चुका है, लेकिन जब हम आपसे बात कर रहे हैं इसके 10-12 घंटे पहले विज्ञापन छपा है। अभी आज की तारीख में यानी 28 तारीख में सुबह वोटिंग है। यहां लिखे हुए बीजेपी को वोट दें। देखिए यहां पर लिखा हुआ है बीजेपी को वोट दें, और ये लंबा चौड़ा विज्ञापन इन्होंने छपवाया अखबारों में। इन्होंने कहा कि टुमारो इज द इलेक्शन बिटवीन भय एंड भरोसा, और बीच में लिखा कि हम जीते तो हम क्या क्या देंगे, बीजेपी को यहां पर भरोसा बतलाया। 2 अखबार देखिए, टेलीग्राफ में इन्होंने ये विज्ञापन छपवाया और आनंद बाजार पत्रिका के भीतर ये। क्या चुनाव आयोग यहां पर जाकर के ये कह सकता है कि फिर बाद में न रोना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा? ये नियमों का उल्लंघन कैसे हो गया जी? ये नियमों का उल्लंघन कैसे हुआ कि जब डोर टू डोर प्रचार करने के लिए भी 4 आदमी से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, कोई गाड़ी नहीं चल सकती है, कोई रैली नहीं हो सकती है, कोई वोट नहीं मांग सकता है, तो आप अखबार में छपवा करके वोट मांग रहे हैं और चुनाव आयोग सो रहा है? चुनाव आयोग को कुछ दिखाई नहीं देता है? अजय पाल शर्मा ने जो धमकी दी उसके ऊपर योगेंद्र यादव क्या लिखते हैं? देखिए, चुनाव के बड़े विश्लेषक हैं योगेंद्र यादव, क्या लिखते हैं? योगेंद्र यादव यहाँ पर लिखते हैं कि ये देखिए चुनाव आयोग के अफसरों का अंदाज। ये हैं अजय पाल सिंह, यूपी कैडर के आईपीएस, जिन्हें चुनाव आयोग विशेष रूप से बंगाल लाया है। जिला दक्षिण 24 परगना के फाल्ता विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर के परिवार को ये धमका रहे हैं। धमकी देते हुए यहाँ पर जो है ये इनका यहाँ पर फोटो डाला, और तमाम सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, इस तरीके की घटनाएं कैसे हो रही हैं कि एक तरफ एक ही पक्ष के लोगों के ऊपर दबाव बनाता हुआ दिखलाई दे रहा है पूरा का पूरा प्रशासन। खैर, इसके अलावा और भी मसला, अखिलेश यादव ने इनके बारे में ट्वीट किया कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे, खो देंगे, क्या इन्होंने बोला। अब मसला ये है प्रज्ञा जी, पहला चरण 152 सीटों पर होता है, समझ लेते हैं इसको। पहला चरण 152 सीटों पर बंगाल के भीतर होता है। पिछली बार इस 152 सीटों में भाजपा 45 सीटें जीती थी, 45 सीटें, और 104 सीटें ममता बनर्जी ने जीती थी। पिछली बार पहले चरण में भी ममता बनर्जी हावी थी, भारी थी, चाय बागान और इस तरफ वाला ये पूरा इलाका है। अब दूसरा चरण जो हो रहा है, इस दूसरे चरण में 142 सीटें हैं, और 142 सीटों में 111 सीटें ममता बनर्जी ने पिछली बार जीती थी, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 31 सीटें जीतकर केवल संतोष कर पाई थी। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल में कोई लहर नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बूम करने जा रही है, पीक पर जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग, बाकी सारे लोग, सिर्फ और सिर्फ जो जितना भी भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम है, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को हाईलाइट कर रहा है कि यहाँ गुंडागर्दी बहुत हो रही है, गुंडागर्दी हो रही, भ्रष्टाचार, यहाँ गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार कहाँ नहीं हुए प्रज्ञा जी? मध्य प्रदेश का मैं आपको उदाहरण दे दूं। मध्य प्रदेश के भीतर इतना बड़ा घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला, इतना बड़ा घोटाला हुआ, दुनिया भर के अखबारों में छप गया, इतना बड़ा घोटाला हुआ, सरकार तो रिपीट आ गई। जनता के मूड से क्या आपको मालूम पड़ रहा है कि क्या जनता भ्रष्टाचार के ऊपर वोट कर रही है? नहीं कर रही है। महंगाई कहां से कहां पहुंची, क्या कोई उसका प्रभाव है? नहीं है। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी की चरम रही, चुनावों में हमने देखा। गुंडागर्दी कहने से कि गुंडागर्दी हो रही है, क्या वोटर पर उसका कोई प्रभाव पड़ता है?
हमने तो नहीं देखा प्रज्ञा जी कोई प्रभाव पड़ता हुआ दिखलाई देता हो। हाँ, ये अलग बात है कि आप इन सब चीज़ों पर, ये जो मुद्दे हैं जो हैं ही नहीं, जो वोटर को प्रभावित ही नहीं करता। भाई वोटर को क्या प्रभावित करता है? एक बतौर वोटर उसको प्रभावित करता है कि भाई नौकरी नहीं मिल रही, या आर्थिक चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं, या इससे जब ऊपर आ जाता है तो फिर नेशनल चीज़ें प्रभावित उसको करती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर नेशनलिज्म के नाम पर वोट मांगा नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगा नहीं बंगाल के भीतर। ये कहा कि हम घुसपैठियों को भगाएंगे। घुसपैठियों को ये हर राज्य में भगाते हैं, जिस भी राज्य में चुनाव होता है वहाँ से घुसपैठियों को भगाते हैं। असम में पिछली बार जब सरकार बनी उससे पहले कहा कि हमको वोट दो, घुसपैठियों को भगाएंगे। सरकार आ गई, घुसपैठिए का काम खत्म हो गया। फिर आए, फिर बोले घुसपैठियों को भगाएंगे, वोट दो। पिछली बार नहीं भगा पाए थे इतने दिन, केंद्र में इतने दिन से 11-12 साल से सरकार है, आप नहीं भगा पा रहे। तो बंगाल के भीतर एक लहर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से, अगर मैं कहूँ, आप ये कह रही हैं कि क्या होगा, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से भारतीय जनता पार्टी एक माहौल क्रिएट करके दिखलाना चाह रही है कि अगर हमारी इतनी ज़्यादा सीटें आ गई तो लोग उसके ऊपर शंका न करें। इसलिए मोदी जी ने पहले ही कह दिया कि भाई हम 4 तारीख को आएंगे और यहाँ पर शपथ ग्रहण होगा, उसमें आएंगे। और अमित शाह ने पहले चरण में कह दिया था कि हम जो है 100 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं, ताकि किसी को शंका शुबा ना रह जाए कि अरे बंगाल में भाजपा की इतनी सीटें कैसे आ गई, जब आंकड़ों पर नहीं दिखाई दे रहा। दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बुरी हाल होने वाला है, जो रिपोर्ट्स कह रही हैं और जो पिछले दफ़ा के टर्नआउट कह रहे हैं और जो आंकड़े कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास में बंगाल के भीतर कोई ऐसा बड़ा फैक्टर प्रज्ञा जी नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा। इसके अलावा एक शुभेंदु अधिकारी को छोड़ दीजिए तो बाकी कैंडिडेट्स का आप खुद नाम नहीं बता पाएंगे कि कौन कौन भारतीय जनता पार्टी से खड़ा है बंगाल के इतने बड़े इलेक्शन के भीतर। नरेंद्र मोदी, अमित शाह के दम पर प्रचार वहां पर चल रहा है। एक शुभेंदु अधिकारी का नाम है लोकलाइट में। तो लोकलाइट जो पकड़ है भारतीय जनता पार्टी की वेरी पुअर है। वहां पर कोई लोकल पकड़, लोकल कनेक्ट भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद हिंदी में भाषण देते हैं, वो भी बंगाली में लोकल कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ममता बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी हो, सयोनी घोष हो, आपका महुआ मोइत्रा हो, आपकी जो बंगाल के भीतर टीएमसी का जो लोकल कनेक्ट है और इनके नेताओं की जो वाइड कवरेज है वो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बड़ी है। ज़मीन पर पकड़ उनकी इनसे ज़्यादा है। और दूसरे चरण के भीतर पिछली बार 31 सीटें भाजपा पाई थी और इस बार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से ईडी, सीबीआई इन सब का उपयोग किया है उसको देखते हुए और जिस तरीके की चीज़ें बनी, वहाँ पर बताया गया मस्जिद बनाने जा रहा है वो एक हुमायूं कबीर, और उसके बाद उसका एक ऑडियो सामने आया, उसमें मालूम चला कि वो कहाँ से कैसे क्या चीज़ें प्लांटेड थी। तो वो जो एक और दिशा खुल रही थी कि शायद हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम जो है मिल करके कुछ मुसलमान वोटों का बंटवारा कर सकते हैं, जिससे ममता बनर्जी पर डेंट लग सकता है। लेकिन अब वो भी वहाँ से डाउट जो है क्लियर हो गया है कि मुसलमान एक साथ एक तरफा एक पार्टी की तरफ, ममता बनर्जी की तरफ आता हुआ दिखलाई दे रहा है। और ये एसआईआर से और ज़्यादा क्लियर हुआ। आप फिर पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का और प्लस क्या है। भारतीय जनता पार्टी का और प्लस जो 91 लाख वोट काटे हैं, 91 लाख वोट काटने के बाद, क्योंकि जमीन पर कोई कनेक्ट नहीं, मैं फिर कह रहा हूं जमीन पर कोई कनेक्ट भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, लेकिन जो एसआईआर के जरिए 91 लाख वोट कम नहीं होते हैं। ममता बनर्जी को, प्रज्ञा जी 2 करोड़ 89 लाख के आसपास वोट मिले हैं जितना, और भारतीय जनता पार्टी को 2 करोड़ 29 या 30 लाख वोट मिले हैं। अब 2 करोड़ 29 लाख वोट प्रज्ञा जी अगर मिले हैं और 2 करोड़ 80-89 लाख वोट जो है ममता बनर्जी को मिले हैं और उसमें से 91 लाख वोट कट जाएं तो बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं लगभग करोड़ के आसपास अगर वोट कट जा रहा है तो ये बहुत बड़ा मार्जिन है। ये बहुत बड़ा, 1 करोड़ वोट अगर गायब हो जा रहा है तो ये बहुत बड़ा मार्जिन है। तो एसआईआर एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुझे जाता हुआ दिखलाई देता है। इसके अलावा ऐसा कोई कनेक्ट नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखलाई देता हो। आप ये कहें कि ममता बनर्जी के ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत सारे उनकी सरकार के ऊपर आरोप लगे, तो ये आरोप हर सरकार के ऊपर लगते हैं। भाजपा पर इतने सारे आरोप लगते हैं, लेकिन भाजपा तो कभी मानती ही नहीं कि कोई भ्रष्टाचार हुआ भी है आज की तारीख के भीतर। और भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले कौन हैं? लगाने वाले वो तो उन्हीं की अपनी एजेंसीज हैं
जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही हैं, जा रही हैं ममता बनर्जी चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खड़ी हो गई और वहाँ पर उन्होंने अपना केस लड़ा, बतलाया, चीज़ें की। तो अभी आज की तारीख में सुबह वोटिंग है, वोटिंग से पहले ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड पर कोई कनेक्ट दिखाई नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी से हर तरीके से, हर लहजे से पीछे दिखाई देती है। सिर्फ और सिर्फ वो जो 51 लाख वोट काटे हैं, अगर वो 51 लाख वोट किसी क्रोनोलॉजी के जरिए काटे हैं और वहाँ पर काटे हैं जहाँ पर काटना चाहिए था, क्योंकि 58-57 ऐसी सीटें हैं बंगाल में जहाँ पर 10,000 की मार्जिन से हार जीत का अंतर है। और अगर चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग अब अगर यहाँ पर लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी पर ही मेहरबान है। अभी हमने नितिन नवीन को देखा कि सीआरपीएफ की गाड़ी में वो प्रचार कर रहे थे। भाजपा, कल चुनाव है, आज भाजपा ऐड कर रही है और चुनाव आयोग के जो अधिकारी लोग हैं, जयपाल शर्मा को हमने धमकाते हुए देखा। तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि या दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कुछ नहीं है कि वोटर झूमकर उनके लिए वोट करने आए। महिला और मुसलमान दोनों टीएमसी के साथ दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे राज्यों में हथकंडे अपनाती है, जो हम देखते आए हैं, वो ये है कि अपना वोटर को बूथ तक ना पहुंचा पाओ तो फिर दूसरे वोटर को पहुंचने मत दो। तो ये जो हथकंडा है, ये भारतीय जनता पार्टी कल अपनाती हुई दिखाई देगी। और कल आपको जो चुनाव में पहले चरण के चुनाव के मुकाबले दूसरे चरण के भीतर आपको संघर्ष की खबरें ज्यादा सुनाई देंगी। बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा चरण कुल मिलाकर साफ तौर पर अगर हम कहें तो ममता बनर्जी के लिए आज वोटिंग से पहले अपर हैंड दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो डबल एम वाला फैक्टर है, चाहे वो मुस्लिम महिलाओं वाला जो फैक्टर है, वो फैक्टर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए एक अपर हैंड साबित हो सकता है। और वो ममता बनर्जी के लिए पहले भी शक्ति पुंज स्थापित रहा है, शक्ति पुंज की तरह काम कर चुका है। तो अब कल क्या होगा वो हम आपको अभी से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि माहौल क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। अब कल जब वोटिंग होगी तो भी हम आपके साथ जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है, तमाम खबरों से भी आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि तमाम खबरें आप तक निष्पक्ष तरीके से पहुंच जाएं। वीडियो को शेयर भी करिएगा और अपनी राय भी हमें कॉमेंट में बताइएगा, हम सारे कॉमेंट पढ़ेंगे। चलते हैं, नमस्कार।